महापरिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस पर बीजेपी के यू टर्न के मायने, जेपी नड्डा से पीएम मोदी तक लाल किले के भाषण का बैकग्राउंड क्या है? कितने बड़े झूठे हैं पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर भ्रूण हत्या बयान पर जयराम रमेश का पलटवार। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात पर दुनिया की नजर, अलास्का मीटिंग से कौन क्या चाहता है? स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शहबाज शरीफ ने भारत को कहा दुश्मन, बोले पानी की एक बूंद भी रोकी तो खुदा की कसम। ईरान ने 21,000 लोगों को जेल में डाला, अमेरिका इजराइल के बीच जासूसी का आरोप। अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। रूस ने दी अमेरिका की व्हाट्सएप को चोट, लगा दी बड़े फीचर पर रोक। रजनीकांत ने हिंदी में फिर किया कमाल, कूली ने की दमदार ओपनिंग। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में चटाई धूल, टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा। और रनों का अंबार लगाना ही यशस्वी जायसवाल के लिए बना मुसीबत, एशिया कप से कट सकता है पत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की सराहना की है, तारीफों के पुल बांधे हैं, इसके 100 वर्षों के संघर्ष की विजय गाथा को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, उससे विपक्षी दलों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। जो दल अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्हें इसकी तारीफ और वह भी लाल किले से कैसे बर्दाश्त होगी। लेकिन बीजेपी तो आरएसएस की विचारधारा से ही पैदा हुई है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने भी अपने हित में किए गए संघ के संघर्षों को भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिशन पर काम करने वाले इस संगठन का गौरव गान करना पड़ा है, तो इसके पीछे भी निश्चित रूप से एक मजबूत बैकग्राउंड होगा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में आरएसएस की 100 वर्ष की लंबी संघर्ष यात्रा को जिस अंदाज में पेश किया है, उसमें देश के राजनीतिक इतिहास, इसके वर्तमान और भविष्य की भी परछाई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के निर्माण में हर किसी का योगदान होता है। वे बोले कि आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर परोक्ष निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले आया था, लेकिन उस विचार की भ्रूण हत्या कर दी गई थी। इसी बयान पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बयान को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर कर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर मोदी कितने बड़े झूठे हैं, इसका एक उदाहरण और मिला है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में स्थापित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने 1983 में संचालन शुरू किया था। दरअसल पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर को लेकर लाल किले की प्राचीर से आज सेमीकंडक्टर को दुनिया का ताकत बन गया है ऐसा कहा। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के आयामों की बात करते हैं तो मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर विचार शुरू हुआ था। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में एक अमेरिकी एयरबेस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत के लिए मिलेंगे। पिछले 4 साल से अधिक समय में किसी मौजूदा अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच होने वाली यह पहली शिखर बैठक है, जिससे उम्मीदें काफी बढ़ गई है। लेकिन मॉस्को और कीव के बीच युद्ध खत्म करने के तरीकों पर अब भी गहरी खाई है। यह पुतिन के किसी पश्चिमी देश की पहली यात्रा होगी जब से उन्होंने फरवरी 2022
2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। साथ ही यह उनका 10 साल में पहला अमेरिकी दौरा भी होगा। पुतिन के लिए जो आक्रमण के बाद से पश्चिमी से अलग थलग पड़े हैं, यह बैठक रूस की सख्त शर्तों को आगे बढ़ाने का मौका है। जून में जारी एक मसौदा शांति योजना में रूस ने यूक्रेन से कहा था कि वह खेरसोन, लुगास्क, जापोरिजिया और डोनेस्क क्षेत्रों से अपनी सेना हटा ले, जिन्हें रूस ने 2022 में अपना घोषित किया था। यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया। रूस ने यह मांग भी की कि यूक्रेन सेना की भर्ती रोके, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़े और पश्चिमी देश तुरंत हथियारों की सप्लाई बंद करें। सिंधु जल संधि सस्पेंड किए जाने के बाद भारत के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और यह बौखलाहट पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तकरीरों में साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को इस कदर मोहताज हो चुका है कि अपने स्वतंत्रता दिवस पर भी शहबाज शरीफ का पूरा भाषण सिंधु जल संधि पर ही फोकस था। असीम मुनीर और बिलावल भुट्टो की परमाणु धमकियों के बाद शहबाज शरीफ की भी गीदड़ भभकी आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बगैर अपने भाषण में कहा कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो यह बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते, उस खुदा की कसम है। ईरान ने जून में इजराइल अमेरिका के साथ 12 दिन चले युद्ध के बाद देश में जासूसी के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। पिछले 2 महीने में पुलिस ने देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 21,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। इन पर अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इनमें आम नागरिक, वैज्ञानिक, परमाणु एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर भी शामिल है। ईरान के कानून प्रवर्तन प्रवक्ता सईद मोतजेरुल महदी के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने देश भर में तलाशी अभियान चलाया है। जनता से संदिग्धों की सूचना देने की अपील के जरिए गिरफ्तारी की गई। जनता से मिली सूचनाओं में 41% की वृद्धि दर्ज की गई है। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 व्यक्तियों को फांसी दी। इनमें ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक रुजबे वादी भी शामिल है। इजराइल में सरकार में शामिल अति दक्षिणपंथी दल के मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि फिलिस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक को बांटकर उसमें यहूदी लोगों को बसाने की योजना पर जल्द कार्य शुरू होगा। यह योजना काफी समय से लंबित है। इस योजना में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी बहुल इलाके से अलग कर दिया जाएगा। इससे स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन की योजना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कहा कि वेस्ट बैंक को बांटने की योजना को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर रूस ने आंशिक रोक लगाने का ऐलान किया है। दरअसल रूस का यह आरोप है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम धोखाधड़ी और आतंकवाद से जुड़े मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बता दें कि रूस और विदेश के टेक कंपनियों के बीच कॉन्टैक्ट और डेटा स्टोरेज को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कई सालों से यह टकराव चला आ रहा है। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह विवाद और बढ़ता गया। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस अपने इंटरनेट स्पेस पर लगातार नियंत्रण कड़ा करता जा रहा है। फिलहाल रूस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के कॉलिंग फीचर पर आंशिक रोक लगा दी गई है। इस बारे में रूसी संचार नियामक रोस्कोमोड्रोज ने बताया कि इन एप्स के कॉलिंग के अलावा किसी दूसरे फीचर पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। डिजिटल मंत्रालय का कहना है कि कॉल्स पर पाबंदी तभी हटेगी जब ये कंपनियां रूसी कानून का पालन करेगी। मेगा स्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के करियर में सिर्फ अपने घरेलू तमिल दर्शकों को ही नहीं, हिंदी दर्शकों को भी खूब इम्प्रेस किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में हिंदी में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। और सिर्फ उनकी ही फिल्में नहीं, तमिल इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी में बड़ा कमाल नहीं दिखा पा रही थी। थिएट्रिकल रिलीज के बाद OTT रिलीज में कम वक्त रखने की वजह से लंबे समय तक तमिल फिल्मों को उत्तर भारत के मल्टीप्लेक्स थिएटर में रिलीज होने का
मौका नहीं मिला, मगर कूली ने ओटीटी रिलीज में 8 हफ्ते का गैप रखकर हिंदी में अच्छी रिलीज पक्की की, जिसका अब फायदा हो रहा है। कूली सिर्फ रजनीकांत की ही नहीं, तमिल सिनेमा के लिए भी हिंदी मार्केट में बड़ी कामयाबी लेकर आई है। भारतीय टीम ने एक और मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाबी हासिल की है। यह मुकाबला भारतीय महिला ए टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीम के बीच खेला गया। सीरीज के पहले मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की थी, यानी अब 3 मैचों की सीरीज पर भारत का कब्जा हो गया है। दूसरा मैच भारत ने 2 विकेट से अपने नाम किया, जो बेहद रोमांचक रहा। एक गेंद शेष रहते भारतीय टीम ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। भारत की महिला ए टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज में बढ़त बना ली थी। अब दूसरा मैच भी भारत ने अपने नाम कर लिया है और सीरीज पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की है। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना दिए थे। भारत के सामने 266 रनों का बड़ा टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े स्कोर में अलीशा हेली का खास योगदान रहा, जिन्होंने 87 बॉल पर 91 रनों की पारी खेली। वे अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अपनी टीम को बड़ा स्कोर बनाने में जरूर उन्होंने मदद की। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है। यह एशिया कप का 17वां एडिशन होगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के चलते इस बार यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 14 सितंबर को उनका मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से दुबई में होगा। कुछ ही दिन में एशिया कप के लिए भारतीय टीम का भी ऐलान होने वाला है। अब सवाल उठता है कि स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल को एशिया कप में मौका मिलेगा या नहीं। शायद जायसवाल को एशिया कप में मौका ना मिले। 23 साल के यशस्वी जायसवाल ने अब तक भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेले हैं। जायसवाल अपने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टेस्ट के साथ साथ T20 में भी खुद को बखूबी साबित किया है। IPL में अपने नाम का डंका बजाने के बाद जायसवाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके नाम T20I में एक शतक भी है। हालांकि इसके बावजूद उनको एशिया कप 2025 में शायद मौका ना मिले, ऐसी आशंका जताई जा रही है।